हेलो, वेलकम बैक माय ऑनलाइन क्लासेस। मैं सुमन लांगल। हम जो है एनसीईआरटी की सीरीज कर रहे हैं जो +1 की। उसमें क्या है, एनसीईआरटी जो इंडिया का फिजिकल एनवायरनमेंट में, उसमें हम जो थर्ड चैप्टर करने जा रहे हैं, तो उसमें क्या है हमारा अपवा तंत्र। तो हम इंडिया की सारी क्या है नदियां करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, हम फालतू की चीजें नहीं करेंगे। और जिसको क्या है जो स्टेट और सीटेट मेनली उन्हीं के लिए क्या है एनसीईआरटी को फोकस किया जाता है। बट क्या है और भी जो एचएससी के एग्जाम और अदर है उनके लिए क्या आप एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हो। तो इसमें देख सकते हो कि क्या क्या है। इसमें देखो कि एनसीईआरटी की अपवाह तंत्र में ये दिया गया है कि अपवाह तंत्र निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। कि नदियों की धाराओं के माध्यम से एक तरफ में जल के प्रवाह हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, अपवाह कहते हैं। इन वाहिकाओं को जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। कि ये बहुत सारी जब वाहिकाएं हो जाती है तो इनके जाल को क्या बोलते हैं, हम अपवाह तंत्र कहते हैं। ठीक है। किसी भी किसी क्षेत्र का अपवाह तंत्र वहां के भूवैज्ञानिक समयावधि और चट्टानों की प्रकृति, संरचना, स्थलाकृति, ढाल, बहते हुए जल की मात्रा और बहाव की अवधि का परिणाम है। तो ये सारी चीजें इसमें है कि कोई भी एरिया में जल बह रहा है या नदी आ रही है तो किस चीज का परिणाम होती है। तो ये सारी चीजें इसमें आई जाती है। तो नदियां मौसमी भी होती है, अल्पकला होती है, बारहमासी भी होती है। ये सारी चीजें इसमें दी गई है। तो और इसमें आगे क्या है, ये एक लाइन और दी गई है। इसमें क्या है, किसी भी एक नदी विशिष्ट क्षेत्र में अपना जल बहाकर लाती है। जहां से नदी ओरिजिन होता है और जहां तक नदी जल बहा कर लाती है उस एरिया को क्या बोलते हैं, जल ग्रहण, या क्या उस नदी का कैचमेंट एरिया बोलते हैं। ठीक है। तो ये चीजें, ये क्या है, नदी के अपवाह तंत्र के मुख्य प्रारूप दिए गए, किस किस प्रकार के नदी तंत्र होते हैं। तो ये क्या है, अपवाह प्रतिरूप क्या है, पेड़ की शाखाओं के अनुरूप हो तो उसको क्या बोलते हैं, वृक्षाकार, या क्या डेंड्रोट्रिट प्रतिरूप बोलते हैं। ये उत्तरी भारत की नदियां हैं जिसमें क्या है, नदियां ऐसी क्या है, एक नदी ऐसे क्या है वृक्ष के नुमा क्या है फैलियो, फिर एक नदी आगे बन जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं, वृक्षाकार प्रतिरूप। जब नदियां क्या किसी पर्वत से निकलकर विभिन्न धाराओं में बहती है तो इसको क्या बोलते हैं, रेडियल या अरीय प्रवाह बोलते हैं। तो जैसे कि एक ये चोटी है, पहाड़ है या माउंटेन है, इससे नदी क्या विभिन्न विभिन्न धाराओं में निकल कर जाती है तो इसको क्या बोलते हैं, हम अरीय प्रवाह बोलते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अमरकंटक दिया गया है इन्होंने। और आगे है क्या है, जब जब क्या है नदियां मुख्य नदियां एक दूसरे के समांतर बहती हो और सहायक नदियां समकोण पर काटती हो तो ऐसे प्रतिरूप को क्या बोलते हैं, जालीनुमा प्रवाह बोलते हैं भी। ठीक है। कि जैसे नदी आ रही हो और क्या है वो एक दूसरे को, जिस नदी आ रही हो वो समकोण पर ऐसे काटती हो तो इसको ऐसे तो जो जालीनुमा प्रवाह बन जाता है। आगे क्या है, जब सभी दिशाओं से नदियां आकर किसी झील या गर्त में विसर्जित हो जाती है तो ऐसे अपवाह प्रतिरूप को अभिकेंद्र या सेंट्रीपिटल प्रतिरूप कहते हैं। कि इसमें ये बताया कि विभिन्न दिशाओं से नदी आ रही है और जैसे बीच में एक क्या खड्डा या फिर आप कह सकते हो कोई झील वगैरह ऐसी चीज है। तो ऐसी चीजों में नदियां, यहाँ के नदी अपना जल गिरा रही हो तो ऐसे में हम इसको क्या बोलते हैं कि अभिकेंद्रीय या क्या है सेंट्रीपिटल प्रतिरूप बोले देंगे। ठीक है। ये सारी चीजें क्या है इसमें नदी अपवाह प्रतिरूप में आएंगे। तो आगे देखते हैं कि इसमें नदियों में हम देखेंगे कि क्या है, ये नदियां, ये हमारी क्या है, ये हमारी है सिंधु रिवर सिस्टम और ये गंगा रिवर सिस्टम, ये हमारी ब्रह्मपुत्र आएगी साइड में। तो आप देख सिंधु नदी में ये सिंधु, झेलम, ठीक है, रावी, ब्यास, सतलुज, ठीक है, ये सारी नदियां हैं इसमें। तो चिनाब रहेगी भी। देखो ये हमारी सिंधु, ये चिनाब, रावी, ब्यास और आगे ये है सतलुज। ये हमारी क्या है, सिंधु और सतलुज रिवर सिस्टम हमारा है। और आगे हमारे जो आएगा ये क्या है, गंगा। तो ये हमारी गंगा यमुना नदी और ये गंगा, ये इसकी सहायक नदियां। तो घाघरा, गंडक, कोसी, ये सारी इसकी महानदी, ये सारी नदी आएगी। और यहाँ से इस गंगा की, यमुना की सहायक चंबल, सिंध और बेतवा, केन, और ये आगे आएगी सोन। ये सारी मिलके एक क्या है
यहाँ पे जाके अपने, और यहाँ से क्या है ब्रह्मपुत्र नदी का ओरिजिन है, तो ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करके और ये हमारी क्या है बांग्लादेश में यहाँ पे आ जाती है। तो ये हमारी क्या है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, आगे ये साउथ इंडिया की नदियां हम देख सकते हैं कि ये नर्मदा है, यहाँ ताप्ती है, ये महानदी है, ये गोदावरी है, ये कृष्णा है, ये तुंगभद्रा, ये कावेरी है। तो ये हमारी सारी क्या है नदियां हैं। तो ये गोदावरी यहाँ से यहाँ तक अपना डेल्टा बनाती है। तो ये हमारी क्या है नदियां। तो आप इसको क्या है ये थोड़ी सी हेल्प हो जाती है कि कहाँ कहाँ नदियां बहती है और कहाँ से ओरिजिन होता है और कहाँ अपना डेल्टा बनाती है और किसकी सहायक नदी है। तो डायग्राम से हम याद करेंगे, थोड़ा सा सही याद हो जाता है। इसके बाद में हम नदियों को देखते हैं कि अपवाह द्रोणी और आगे क्या जल विभाजक। एक अपवाह द्रोणी और दूसरे अपवाह द्रोणी को अलग करने वाली सीमा को क्या बोलते हैं, जल विभाजक या क्या जल संभर या वाटर साइड बोला जाता है इसको। किसी बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र की नदियों की जब छोटी नदियां व नाले व अपवाहित क्षेत्र को जल संभर कहा जाता है और नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है जबकि जल संभर का आकार छोटा होता है। आगे इसमें देख सकते हैं कि आगे क्या दिया गया है, इसमें कि नदी तंत्र को इंडिया की रिवर सिस्टम को 2 भागों में बांटा गया। तो पहला जो हमारा है जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां, दूसरी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो इसको क्या चीज अलग करती है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि दिल्ली कटक, ठीक है, मेन एक क्या है अलग करने वाली दिल्ली कटक, अरावली, सहाद्री। तो ये सारी चीजें इसको, दिल्ली कटक क्या है जो है सिंधु रिवर सिस्टम को, और अरावली इसको अलग कर देती है और गंगा वाले को भी, गंगा रिवर सिस्टम को भी अलग कर देती है। और सहाद्री है जो सहाद्री के कारण क्या है जो सारी नदियां क्या है हमारी ईस्ट की ओर क्या है प्रभावित होती है। तो ये सारी अलग करती है, बल्कि दो नदियां हैं जो नर्मदा और ताप्ती वो वेस्ट की ओर जाती है। आगे हम देखते हैं कि ये क्या है कुल अपवाह तंत्र का 77% क्या है गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा ये नदियां बनाती है। बंगाल की खाड़ी में विशिष्ट नदियां क्या है 23%। जो अपवाह तंत्र है वो क्या है 23%। तो क्या है 23% सिंधु, नर्मदा, ताप्ती, पेरियार ये नदी क्या है बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है, परंतु जो है अरब सागर में विसर्जित करने वाली नदियां 77% सबसे ज्यादा जल विसर्जित करती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि नदी द्रोणियों को कितने भागों में बांटा गया है। तो ये क्या है मुख्य नदी द्रोणी क्या है सबसे बड़ी प्रमुख नदी द्रोणी जिसका अपवाह क्षेत्र क्या है 20,000 वर्ग किलोमीटर होता है। तो इसमें 14 नदी आती है हमारी जो मेन बड़ी बड़ी नदियां हैं। और जो मध्यम नदी द्रोणी अपवाह तंत्र है उसमें क्या 2,000 से 20,000 तक होती है। इसमें 44 नदियां आती है, इससे छोटी वाली नदियां। इसके बाद में हम देखते हैं कि लघु नदी द्रोणी सिस्टम, इसमें क्या कहते हैं जो 2,000 से कम लंबाई वाली नदियां, इसमें क्या है न्यून वर्षा वाले क्षेत्रों में बहुत सी कम नदियां आती है। तो ये हम देखते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि क्या है नदियों का मेन ओरिजिन क्षेत्र जो है क्या है हमारे इंडिया में हिमालय है। और कुछ नदियां क्या है पश्चिमी घाट से भी उत्पन्न होती है और ये क्या बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। और जो हिमालय से निकलने वाली नदियां वो क्या है अरब सागर या कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी में भी जल विसर्जित करती है। इसके अपवाद में 2 नदियां बताइए नर्मदा और ताप्ती, वो क्या अपना जल विसर्जित क्या अरब सागर में विसर्जित करती है। इसके बाद में इसमें क्या है अपवाह तंत्र में प्रादीप हिमालय अपवाह तंत्र और प्रादीपीय अपवाह तंत्र 2 भागों में बांटा गया है। इसमें चंबल, बेतवा, सोन, केन ये नदियां हैं। ये क्या है इसकी नदियों का वर्गीकरण उत्पत्ति की जो समस्या है क्योंकि उत्पत्ति की आयु और हिमालय की आयु की से भी पुरानी है ये नदियां। ठीक, आगे हम जो अपवाह तंत्र देखते हैं हिमालय अपवाह तंत्र। इसमें हिमालय अपवाह तंत्र में क्या है एक लंबे समय हिमालय अपवाह तंत्र भूगर्भिक इतिहास के एक लंबे दौर की में विकसित हुआ। ठीक है, मुख्यतः सिंधु और जो है गंगा नदियां हैं वो इन द्रोणियों को शामिल किया जाता है जो है हिमालय अपवाह तंत्र में। आगे हम देखते हैं ये नदियां क्या बारहमासी है, ये क्या गार्ज बनाती है
और अपने साथ क्या है अपर्दन की क्रिया करती है, वी आकार की घाटियां बनाती है, जलप्रपात बनाती है, सिप्रिकाएं बनाती है और क्या डिपोजिशन के द्वारा भी बहुत सारी आकृतियां बनाती है। इन आकृतियों में हम देखते हैं कि क्या समतल मैदान, गोकुर झील, बाढ़ के मैदान, गुफित वाहिकाएं और नदी के मुहाने पर डेल्टा बनाती है, ये सारी चीजें। और इसमें एक जो नदी है जो क्या है कोसी को बिहार का शोक बोला जाता है, ये अपना मार्ग बदलने के लिए फेमस है। तो इसके बाद में इसलिए कारण इसमें बाढ़ आते हैं। आगे हम जो नदियां में देखते हैं कि जो हिमालय अपवा तंत्र का विकास, हिमालय नदी अपवा तंत्र का विकास के बारे में देखते हैं। इसमें ये है जो हिमालय की नदियां हैं वो क्या है, इसका उत्पन्न के बारे में मतभेद है। तो ये कब उत्पन्न हुई इसके बारे में हम देखेंगे। हिमालय की नदियां की हिमालय की उत्पत्ति क्या है, मायोसीन कल्प में मानी जाती है। इसमें क्या है 2.4 करोड़ से 50 लाख वर्ष पहले बताई गई है। इससे पहले की एक विशाल नदी होती थी जिसको नाम शिवालिक या इंडो बर्मा कहा जाता है। इस नदी का नाम क्या नाम था पहले, शिवालिक या क्या है इंडो बर्मा। हिमालय के संपूर्ण उन्हें दूरी विस्तार से क्या है असम से पंजाब तक बहती थी। अंत में पंजाब से सिंध की खाड़ी में अपना क्या जल गिराती थी। और शिवालिक की पहाड़ियों की असाधारण निरंतरता का इसका उद्गम क्या है जलोढ़ का निक्षेप होना और रेत और मृतिका, चिकनी मिट्टी और गोलासम और कांग्लोमेराइट शामिल है, ये जो इसके साथ अवसाद थे। ऐसा माना जाता है कि इंडो बर्मा नदी क्या है मुख्य 3 भागों में बट गई। कैसे कैसे बट गई भी इसको हम देखते हैं। पश्चिम में सिंध और इसकी 5 नदियां, मध्य में गंगा हिमालय से निकलने वाली नदियां और पूर्व में ब्रह्मपुत्र। तो ये 3 भागों में क्या है बंट गई इंडो बर्मा नदी। इसके बाद हम देखते हैं कि प्लीस्टोसीन काल में हिमालय का पश्चिमी भाग जो क्या पोटार दिल्ली रिज के नाम से हम आज इसको जानते हैं कि इसका उत्थान का कारण हुआ। इसी क्षेत्र में जो है सिंधु और गंगा अपवाह तंत्रों के बीच में जल विभाजक बन गया और प्लीस्टोसीन काल में राजमहल की पहाड़ियां और मेघालय पठार में स्थित मालदा गेप का जो है मालदा गेप उसका निर्माण हुआ। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का अधिक परिवर्तन हुआ और बंगाल की खाड़ी में प्रभावित हुई। तो जो जिसके कारण क्या है इनको ये क्या है अलग अलग हो गई। इसके बाद में हम देखते हैं जो सिंधु नदी है अपवाह तंत्र की, इसमें क्या हम देखेंगे तो सिंधु नदी के बारे में हम देखते हैं। इसकी जो है एरिया वो क्या 11 लाख और 65,000 वर्ग किलोमीटर है और इसका जो क्षेत्रफल है ये क्या है 3,21,289 वर्ग किलोमीटर है और जिसकी लंबाई क्या है 2880 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई क्या है 1114 किलोमीटर है। ये पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है और इसका उद्गम कहाँ से होता है, इसका उद्गम तिब्बत के कैलाश श्रेणियों के बोखरचू नामक क्या है लेक से होता है। और इसको क्या है इसकी इतनी ऊंचाई से तो है 4164 किलोमीटर की ऊंचाई से इसका उद्गम होता है। इसको तिब्बती भाषा में क्या बोला जाता है सिंगी ख्वाबन और इसको शेरमुख भी बोला जाता है और लद्दाख और जास्कर 2 श्रेणियों से के बीच से ये बहती है। लद्दाख और बीच से ये क्या है अपना जल प्रवाहित करती है और यह लद्दाख और क्या है बलिस्तान से गुजरती है और लद्दाख के श्रेणी से काटते समय जम्मू कश्मीर के गिलगित के पास अपना क्या है एक गार्ज बनाती है भैया। और इसके बाद में चिलस के नामक स्थान पर जो है निकट के दर प्रवेश में अपना क्या है प्रवेश करती है, पाकिस्तान के अंदर जाती है भी ये। और इसके बाद में हम देखते हैं इसकी सहायक नदियां कौन सी है श्योक, गिलगित, जास्कर, उंजा, नुब्रा और क्या है शिकार और एक जो और है ये क्या है गास्टिंग और द्रास, ये नदियां इसकी सहायक नदियां। यह नदी अटक के पास पहाड़ियों से बाहर निकलती है
और इसकी एक दाहिने से एक नदी आती है जो इसकी नाम है काबुल नदी, वही इसकी सहायक नदी है। और अन्य दाहिने से मिलने वाली सहायक नदियों में जो क्या है तोची और खुरम, तोची, गोमल और क्या है बेओब और समर, ये सारी नदियां हैं इसमें। और ये नदियां कहाँ से निकलती है, सुलेमान श्रेणियों से निकलती है। तो हिमालय की जो एक श्रेणी और है जो पाकिस्तान की हो जाती है सुलेमान श्रेणी, उससे निकलती है। यह नदियों के मिथानकोट के निकट अपना क्या पंचनद में मिल जाती है। और पंचनद नदियों में जो कौन कौन सी नदियां है, सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, ये सारी नदियां हैं। और ये भारत के सिंधु, भारत में सिंधु नदी क्या है जम्मू कश्मीर राज्य में मेनली क्या है बहती है। इसके बाद जो नदी आती है हमारी क्या है झेलम। झेलम नदी है वो क्या पीर पंजाल के गिरिपथ के बेरीनाग झरने से निकलती है। इसके बाद में ये क्या श्रीनगर और वुल्लर झील में बहती है और गार्ज का निर्माण करती है। और पाकिस्तान में जाके जंग जगह के पास चेनाब के अंदर मिल जाती है झेलम नदी। आगे आएगी जो हमारे क्या झेलम, ये नदी है, ये चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये दो भागों जो रिवर से मिलने से बनी है, एक का नाम होता है चंद्र, एक होती है बगा। ये दोनों मिलने के बाद में क्या है चेनाब रिवर बनती है। और हिमाचल प्रदेश के क्या है केलांग के नाम तांडी के नाम से आपस में मिल जाती है और चंद्रभागा नाम पड़ जाता है इसका। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले ये क्या है 1180 किलोमीटर क्या है इंडिया में बहती है। इसके बाद जो नदी आती है हमारी रावी। रावी नदी क्या है एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है और यह है क्या हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटियों के रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है और राज्य की चंबा घाटी से बहती है। और पाकिस्तान में प्रवेश करने व सराय सिंधु के निकट चेनाब में मिल जाती है। और यह नदी पीर पंजाल के पूर्व व धौलाधार के बीच में प्रवाहित होती है। तो इसकी एक नदी और रहती है सिंधु रिवर सिस्टम की ब्यास नदी। ब्यास नदी क्या है 4000 मीटर की ऊंचाई से निकलती रोहतांग दर्रे से ब्यास कुंड से निकलती है। ये कुल्लू घाटी से गुजरती है और धौलाधार श्रेणी की काती और लार नामक क्या है जो गार्ज का निर्माण करती है। काती और लार का दो नामक इसके गार्ज है। और पंजाब में ये मैदानों में प्रवेश करती है और अरिके नामक स्थान पर सतलुज में मिल जाती है। ये हमारा जो क्या सिंधु रिवर सिस्टम था। इसके बाद जो सतलुज नदी आती है, ये सतलुज नदी क्या है 45 से 55 मीटर की हाइट से निकलती है और ये क्या मानसरोवर के राक्षस ताल नामक जगह से निकलती है भैया। ठीक है, इसको वहां क्या लांगचे तिब्बत में लांगचे ख्वाब बोला जाता है। और ये भारत में क्या है 400 किलोमीटर समांतर बहती है सिंधु के। और रोपड़ के साथ पास ये अपना गार्ज बनाती है और सिपकिला नामक दर्रे से बहती हुई क्या पंजाब में मैदानों में प्रवेश करती है। ये पूर्ववर्ती नदी है, पूर्ववर्ती मतलब कि हिमालय के उत्थान से पहले की नदी है। और इस पे एक जो हमारा डैम है भाखड़ा नंगल डैम। तो भाई ये क्या हम आज ये की रिवर सिस्टम करेंगे सिंधु। तो थैंक यू, इसी के साथ आगे हम बाद में करेंगे।